कहानी की शुरुआत में हमें एवन और सैम नाम का एक जोड़ा दिखाया जाता है। ये दोनों न्यू ईयर के खास मौके पर पिकनिक मनाने के लिए एक आबशार की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए वो एक होटल के बाहर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। यहाँ एवन नक्शे में इस आबशार तक जाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन नक्शे से उसे कुछ भी वाज़ेह नहीं होता। इसलिए वो पास खड़े गाड़ी के ड्राइवर, जिसका नाम जर्मन है, से आबशार का रास्ता पूछता है। जर्मन उसे आबशार की सिमत बताने स्टोन क्रैक नाम की एक अलग जगह का रास्ता समझा देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि कैंपिंग के लिए स्टोन क्रैक जाना उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। थोड़ी देर में सैम भी अपनी शॉपिंग करके वापस आ जाती है और फिर वो दोनों स्टोन क्रैक की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान एवन की नजर पीछे जाती है तो वही ड्राइवर यानी जर्मन उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। ये देखकर एवन का दिमाग भटक जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तभी एवन देखता है कि जर्मन की गाड़ी किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गई है। इससे उसे एहसास होता है कि वो बिला वजह ही टेंशन ले रहा था। उसके बाद वो एक अलग रास्ते से होते हुए कुछ ही देर में अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, मगर वहां पहुंचकर उन्हें एक गाड़ी पहले से ही पार्क मिली। वो इस गाड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ताकि अपना टेंट लगा सकें, लेकिन उनके करीब ही एक और टेंट पहले से लगा हुआ था। ये देखकर वो सोचते हैं कि शायद कोई और ग्रुप भी यहाँ कैंपिंग करने आया है, जो अभी कहीं आसपास घूमने गया होगा। ये सोचकर वो भी अपना टेंट वहीं लगा लेते हैं। फिर इवन रात को आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने यहाँ से थोड़ा दूर जाता है, जहाँ उसे एक बच्चे की टोपी मिलती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद किसी बच्चे ने फेंक दी होगी, तो वो उसे नजरअंदाज कर देता है और वापस कैंप में आ जाता है। फिर शाम होते ही वो आग जलाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यू ईयर पार्टी करने के लिए जर्मन और उसका भाई चोक एक बार में जाकर ड्रिंक करते हुए दो लड़कियों के साथ साथ बातें कर रहा होता है और इसी दौरान चोक फोन से दोनों लड़कियों की तस्वीर लेता है। लेकिन इसकी ये हरकत देखकर जर्मन उसे वॉशरूम ले जाता है और वहां चोक से वो फोन लेकर तोड़ देता है और इस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा मत करना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं पिछली बार बहुत सालों तक जेल में रहा। ये कहकर जर्मन वहां से चला जाता है। अब असल में ये फोन किसका था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब जैसे फिर न्यू ईयर शुरू होता है तो इवन और सैम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह इवन के जागने से पहले सैम उठ जाती है और दूसरे टेंट को चेक करने जाती है, क्योंकि अभी तक उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया था। इसके बाद इवन की आंख खुलती है और वो सैम को ढूंढने लगता है। तभी सैम आवाज लगाती है तो इवन भी वहां पहुंचता है और देखता है कि इस टेंट में वाकई कोई नहीं है। आज उनका वापस घर लौटने का प्लान था, मगर उनकी कार का टायर पंक्चर हो चुका था, इसीलिए इवन उसे तब्दील करने में लग जाता है। इधर सैम जब अपना बचा हुआ सामान लेने जाती है तो अचानक जोर से चीखकर इवन को बुलाती है। इवन दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि एक छोटी बच्ची वहां बेहोश पड़ी है। ये मंजर देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये बच्ची यहाँ कैसे आई। इवन फौरन सैम को मेडिकल किट लाने के लिए टेंट में भेजता है। बच्ची को फर्स्ट एड देने के बाद वो दोनों उसे उठाकर अपनी कार तक ले आते हैं, लेकिन उनकी अपनी कार चलने के काबिल नहीं थी। इसलिए इवन के जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना पास खड़ी हुई दूसरी कार का इस्तेमाल किया जाए। वो उस कार के अंदर जाकर चाबी तलाश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी वक्त वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से चौक बाहर निकलता है। उसे देखते ही इवन और सैम उससे मदद की दरखास्त करते हैं और बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक बच्ची लावारिस हालत में मिली है। बच्ची पर नजर पड़ते ही चौक अंदर से घबरा जाता है, लेकिन अपनी घबराहट छुपाते हुए उनसे कहता है कि 2 दिन पहले उसने इसी जगह इस बच्ची के खानदान को देखा था। हो सकता है वो आसपास ही हों, शायद वो किसी मुसीबत में फंस गए हों। हमें उस बच्चे की खातिर उन्हें तलाश करना चाहिए। इवन भी इस बात से मुत्तफिक हो जाता है। इसके बाद चोक अपनी गाड़ी से बंदूक निकालता है और उन्हें बताता है कि वो पेशे से एक बड़ा शिकारी है। इसके बाद इवन सैम को कहता है कि वो बच्ची के साथ गाड़ी में ही महफूज रहे और खुद चोक के साथ उस खानदान की तलाश में निकल पड़ता है। इधर सैम बच्ची की देखभाल करते हुए गाड़ी में बैठी होती है। तभी वहां जर्मन अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। सैम उसे सारी बात बताती है। दूसरी तरफ इवन और चोक जैसे ही जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें जमीन पर कुछ लाशें नजर आती हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर इवन बुरी तरह डर जाता है, लेकिन इन लाशों के दरमियान एक औरत की सांसें अभी चल रही थीं। इवन फौरन उसके मुंह पर बंदी पट्टी खोलता है और उसे तसल्ली देता है कि वो घबराए नहीं, वो उसे अस्पताल ले जाएगा। मगर ठीक इसी लम्हे चोक अपनी बंदूक से इस जिंदा औरत को मार देता है। गन चलने की ये जोरदार आवाज सेम और जर्मन तक भी पहुंच जाती है। आवाज सुनते ही जर्मन अपनी गाड़ी से बंदूक निकालने दौड़ता है। ये देखकर सैम समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो फौरन कार के अंदर जाकर दरवाजे लॉक कर लेती है।
जर्मन पास आकर पूरी ताकत से कार की खिड़की तोड़ देता है, मगर सैम भी अपनी जान बचाने के लिए एक छुरी से उसके हाथ पर वार कर देती है और बच्ची को सीने से लगाकर जंगल की तरफ भाग खड़ी होती है। जर्मन अपने कुत्ते को सैम के पीछे छोड़ देता है और खुद भी उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ता है। इधर जंगल में इवन सदमे में था कि आखिर चोक ने इस औरत की जान क्यों ली। तभी चोक मुस्कुराकर बताता है कि इन सब का खून उसने और उसके भाई ने किया है और अब तुम्हारी बारी है। चोक ऐसी बातें क्यों कर रहा है और उन्होंने इस खानदान को क्यों मारा, ये समझने के लिए कहानी 2 दिन पहले के मंजर में जाती है। तब एक खुशहाल फैमिली यहाँ न्यू ईयर मनाने आई थी। शौहर रॉबिन, बीवी मैरी और उनके 2 बच्चे एमा और छोटी ओनली साथ थे। ये वही बच्ची थी जो सैम को मिली थी। ये खानदान यहाँ आकर बेहद खुश था और सब मिलकर क्वालिटी टाइम गुजार गए थे। रॉबिन बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाने लगता है क्योंकि कुकिंग करना उसे बहुत पसंद है। रात के वक्त खाना खत्म करके सब बोनफायर के इर्द गिर्द बैठकर गपशप करते हैं। इस तरह हंसी खुशी के लम्हे गुजारने के बाद सब लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन और मेरी अपनी छोटी बेटी उनली के साथ पास की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग का प्लान बनाते हैं। वो एमा को भी साथ चलने को कहते हैं, मगर एमा का दिल नहीं था। इसलिए उनके जाने से पहले एमा अपने कैमरे से उनकी एक प्यारी सी तस्वीर खींचती है और फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद एमा वहां बिल्कुल अकेली थी और आराम से अपने फोन में तस्वीरें चेक कर रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ खटपट की आवाज आती है। वो डर के मारे फौरन अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और बैठे बैठे ही उसे नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहां एक गाड़ी पहुंचती है जिसमें से 2 लोग बाहर आते हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि चोक और जर्मन ही होते हैं। इनकी गाड़ी में एक पिंजरा था, अंदर उनका खूनखार कुत्ता भी बंद था। गाड़ी से उतरकर वो सीधे उस कार के पास जाते हैं जहां एमा सो रही थी। वो दोनों एमा को बहुत बुरी नीयत से घूरने लगते हैं। जर्मन अपने भाई से कहता है कि चलो उसे यहाँ से उठा लेते हैं, ऐसा जबरदस्त मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। चोक उसे टोकते हुए कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पिछली बार तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन जर्मन इसकी बात काटते हुए कहता है कि जो भी होगा हम बाद में देख लेंगे, मगर आज ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जर्मन ये कंफर्म करने के लिए टेंट की तरफ जाता है कि एमा के साथ कोई और भी है या वो बिल्कुल अकेली है। इसी दौरान एमा की आंख खुल जाती है और शीशे के बाहर एक अजनबी चेहरा देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। चोक एमा को फौरन गाड़ी से बाहर आने का हुक्म देता है, मगर एमा उसके गंदे इरादे भांप लेती है और बाहर आने से साफ इनकार करते हुए उन्हें वहां से चले जाने को कहती है। लेकिन चोक तो पहले ही अपना इरादा बना चुका था, इसलिए वो एमा पर बाहर निकलने का दबाव। खौफ के मारे एमा अपनी गाड़ी का हॉर्न मुसलसल और जोर जोर से बजाने लगती है। हॉर्न की ये तेज आवाज सुनते ही जर्मन को फौरन समझ आ जाता है कि लड़की अब जाग चुकी है और मदद के लिए पुकार रही है। वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी से बंदूक निकालता है और एमा पर तान कर उसे डराते हुए बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। दूर जंगल में एमा के वालिदैन भी हॉर्न की आवाज साफ सुन लेते हैं। उन्हें फौरन अंदाजा हो जाता है कि एमा जरूर किसी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। रॉबिन बगैर कोई भी देर किए तेजी से एमा की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर एमा बंदूक के खौफ से बुरी तरह कांपते हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसी वक्त रॉबिन भी अपनी बेटी की जान बचाने वहां पहुंच जाता है, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जर्मन पीछे से वार करके रॉबिन को बेहोश कर देता है। उधर मेरी अपनी छोटी बच्ची ऑली को टेंट में एक महफूज कोने में छुपा देती है और फिर एमा को बचाने के लिए सीधा आकर जर्मन पर हमला कर देती है। इसी हाथापाई का फायदा उठाकर एमा भागने की कोशिश करती है, मगर जर्मन उसे धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो उसके वालिदैन को गोली मार देगा। ये धमकी सुनकर एमा के कदम वहीं रुक जाते हैं। फिर दोनों दरिंदे इन तीनों के हाथ पैर और मुंह मजबूती से बांध देते हैं। वो उन्हें घसीटते हुए जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं और वहां दरख्तों से बांधकर उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। कुछ देर बाद चौक एमा का फोन हाथ में लेकर उसे चेक करने लगता है और ये वही फोन था जिससे चौक न्यू ईयर वाली रात बार में लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा था। एमा की गैलरी में चौक को एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें इस खानदान के साथ एक छोटी बच्ची भी नजर आ रही थी। वो फौरन जर्मन को वो तस्वीर दिखाता है। जर्मन मैरी के पास जाकर सख्ती से पूछता है कि ये दूसरी लड़की कहाँ छुपी है, मगर मेरी अपना मुंह नहीं खोलती और कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद दोनों भाई एक बहुत ही खौफनाक खेल शुरू करते हैं। वो रॉबिन के सर पर बियर का कैन रख देते हैं और निशानाबाजी का खेल खेलने लगते हैं। रॉबिन खौफ के मारे इतना कांप रहा था कि कैन उसके सर से फिसलकर गिर जाती है। जर्मन दोबारा जाकर उस कैन को सेट करता है, मगर कपकपाहट की वजह से कैन फिर गिर पड़ती है। इस बात पर जब इतना झुंझला जाता है कि वो सीधा रॉबिन को मार डालता है। अपने शौहर की ऐसी मौत देखकर मेरी फूट फूट कर रोने लगती है। वो उसे भी मार मार कर बेहोश कर देते हैं।
फिर मेरी के सर पर भी वही केन रखी जाती है और इस बार जर्मन निशाना लगाता है। जब उसके 2 निशाने खता हो जाते हैं तो वो गुस्से में मेरी को भी मार डालता है। साथ ही एमा बेहोश पड़ी थी तो जर्मन बगैर किसी रहम के उसे भी गोली मार देता है। इन तीनों को बेदर्दी से खत्म करने के बाद वो ओनली को ढूंढने के लिए टेंट की तरफ लौटते हैं, मगर ओनली वहां नहीं थी क्योंकि वो डर के मारे रोते रोते जंगल में कहीं दूर निकल गई थी। ओनली को ना पाकर दोनों भाई हार मान लेते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। इसके बाद कहानी दोबारा मौजूदा वक्त में आ जाती है जहां चौक इवन पर बंदूक तानकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर इवन मौका पाकर उसे जोर का धक्का देता है और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा होता है। चोक फौरन इवन पर गोलियां बरसाते हुए उसके पीछे दौड़ता है, मगर इवन तेजी से दौड़ते हुए काफी आगे निकल जाता है और एक महफूज जगह देखकर वहां छुप जाता है। इधर जर्मन भी सैम का पीछा करते हुए उसी समत में आगे बढ़ रहा था, लेकिन चोक इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि उसका भाई जर्मन भी इसी जंगल में मौजूद है और सैम के पीछे लगा हुआ है। इसी दौरान चोक को झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत महसूस होती है और वो उसे इवन समझकर गोली चला देता है, मगर हकीकत में वो गोली उसके अपने ही भाई जर्मन को जा लगती है। जब चोक पास जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि उसका भाई तड़प रहा है। वहीं करीबी छुपी हुई सैम की गोद में वो छोटी बच्ची अचानक रोने लगती है। बच्ची की आवाज सुनकर चोक फौरन सैम को ढूंढ निकालता है और पीछे से आकर उसके सर पर बंदूक तान देता है। वो सैम को बंदूक के जोर पर डराकर जर्मन के पास ले आता है जो दर्द से कराह रहा था। इसी दौरान ओली फिर से रोने लगती है। बच्ची के रोने से चोक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बच्ची को सेम से छीनकर बेरहमी से जमीन पर पटक देता है, जिससे ओली फौरन बेहोश हो जाती है। ये हैवानियत देखकर सेम अपना आपा खो बैठती है और जोर जोर से चीखने लगती है, मगर चोक उसे धमकाकर खामोश कर देता है। इवन भी पास ही में छुपकर ये सारा मंजर देख रहा था, मगर नहाता होने की वजह से वो कोई कदम नहीं उठा पाता। इधर जर्मन दर्द से बलकते हुए चोक से कहता है कि मुझ पर और एक गोली चला दो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसलिए अपने ही भाई को तड़पता देखकर चोक मजबूरन उसे एक और गोली मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। उसके बाद वो सेम को वहां से घसीटता है और एक मोटे दरख्त से बांध देता है। इसकी चाल ये थी कि सेम की चीखें सुनकर इवन बाहर निकल आएगा और वो दोनों को एक साथ मार देगा। परचक की तमाम कोशिशों के बावजूद भी सेम बहादुरी से उफ तक नहीं करती। वहीं इवन चुपके से जर्मन की लाश से चाबी निकालता है और पुलिस को बुलवाने के लिए उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज चोक के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सेम को भी जबरदस्ती कार में बिठाता है और इवन का पीछा करने के लिए गाड़ी दौड़ा देता है। मगर रास्ते में सेम चलती गाड़ी में चोक से उलझ जाती है, जिससे तवाजुन बिगड़ जाता है और कार का शदीद हादसा हो जाता है। इस हादसे में चोक और सेम दोनों जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। इधर इवन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां से अफसरान को लेकर सेम को बचाने के लिए वापस आता है। अब तक काफी रात हो चुकी थी और सेम को भी होश आ जाता है, मगर वो अभी भी अपनी सीट से बंधी हुई थी। तभी उसे सामने से पुलिस की गाड़ी की रोशनी नजर आती है। वो फौरन अपनी कार की लाइट ऑन ऑफ करने लगती है, जिसे देखकर इवन समझ जाते हैं कि सेम उसी गाड़ी में फंसी हुई है। पुलिस वाले इवन को हिफाजत के लिए गाड़ी में ही रुकने को कहते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं, मगर तभी अंधेरे में से चोक अचानक बाहर आता है और दोनों पुलिस वालों को गोली मार देता है। फिर वो इवन पर भी फायर करता है, जिससे एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सेम ये सब देखकर किसी तरह खुद को रस्सियों से आजाद करती है और एक महफूज जगह पर छुप जाती है, मगर चोक सेम को बाहर निकालने के लिए घटिया चाल चलता है। वो इवन के सर पर कर उल्टी गिनती शुरू कर देता है, जिससे सेम को हार मानकर बाहर आना ही पड़ता है। इसके बाद चोक उसे गन दिखाकर ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहता है। तभी सेम इवन के करीब जाकर आहिस्ता से पूछती है कि ओली कहाँ है, तो इवन बताता है कि हालात ऐसे थे कि मैं उसे अपने साथ नहीं ला सका, वो अभी भी इसी जंगल में मौजूद है। तब हमें एक सीन नजर आता है जहाँ ओली जंगल में बिल्कुल महफूज और जिंदा होती है, और हैरत की बात ये थी कि जर्मन का वो खतरनाक कुत्ता वहां बैठकर उसकी हिफाजत कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वाली सीट पर बैठकर दोनों पर गन ताने हुए है और सेम से जबरदस्ती गाड़ी चला रहा है, क्योंकि पिछले हादसे में उसकी टांग टूट गई थी और वो किसी भी तरह अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवाना चाहता था। मगर सेम यहाँ बहुत बड़ी चालाकी दिखाती है और मौका मिलते ही जानबूझकर गाड़ी को टकराकर फिर से हादसा करवा देती है। इसके बाद चोक जख्मी हालत में बाहर रेंगने की कोशिश करता है, मगर सेम इससे पहले ही गाड़ी से निकलकर उस पर हावी हो जाती है। चोक किसी तरह अपनी गिरी हुई गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सेम पास पड़ा पत्थर उठा लेती है और चौक के सर पर तब तक वार करती है जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं जाती।
अब कहानी के बिल्कुल आखिर में सैम की आंखें अस्पताल में खुलती हैं, जहां उसे होश आता है। फिर वो किसी तरह दर्द बर्दाश्त करते हुए ईवन के कमरे तक पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि ईवन को भी होश आ गया है, जिसे देखकर वो सुकून का सांस लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सर्वाइवल कहानी खत्म हो जाती है।